नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, पानी की जंग में वर्चस्व की तलाश हो रही है और ये बड़ी खबर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में वाक युद्ध शुरू हो चुका है और एक दूसरे पर जमकर पलटवार हो रहा है, निरंतर पलटवार हो रहा है। लगातार एक दूसरे पर जो है वो वार पलटवार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में पीडीपी को हार मिली थी। आपको बता दें, पानी की जंग और इस जंग के बीच अब अपने वर्चस्व को और अपने खोए हुए जनाधार को खोजने की कोशिश की जा रही है। उसकी तलाश लगातार जारी है और यही वजह है कि एक दूसरे पर निरंतर वार पलटवार हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पीडीपी को बड़ी हार मिली थी। सिर्फ 3 सीटें पीडीपी के खाते में गई थी और लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पानी की जंग उठी है, खासतौर पर भारत पाकिस्तान के तनाव में डिप्लोमेटिक तरीके से, और 22 अप्रैल को जो पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत ने सबसे पहला बड़ा कदम उठाया था जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना था। और उसके बाद ये पानी की जंग को लेकर फिलहाल भारत में भी अब वार पलटवार देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पानी रोकना ठीक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि ये पानी रोका जाना चाहिए। इस पानी से भारत को, जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में कृषि और जो यहाँ पर किसान हैं उनको फायदा होगा। सिंचाई के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। और उमर अब्दुल्ला ने भी पहले भी ये साफ कर दिया था कि मैं इस समर्थन में नहीं हूं, इंडस वाटर ट्रीटी के समर्थन में नहीं हूं। इसको सस्पेंड ही होना चाहिए और इस पानी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य इलाकों में होना चाहिए। चलिए, फिलहाल विनोद कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, पानी की जंग जो भारत पाकिस्तान के बीच की है, भारत ने पाकिस्तान को ये पानी देने से इनकार कर दिया है, रोक दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे सस्पेंड कर दिया है क्योंकि पहलगाम में एक बड़ा हमला हुआ था। लेकिन अब ये जंग जो है वो जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो चुकी है। 2 ऐसे मुख्यमंत्री, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, किस तरह से आप इस बयानबाजी को देख रहे हैं सर? वेल शीतल, आपने ठीक कहा कि वाक युद्ध दोनों के बीच में शुरू हो गया है। ये सिर्फ पानी की जंग नहीं है, इन दोनों के बीच में अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, ये पानी की जंग नहीं है। अपने खोए हुए वर्चस्व की तलाश पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है शीतल, हाउस के अंदर महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी से नुकसान हो रहा है जम्मू कश्मीर को। ओके। और उन्होंने कहा था कि सरकार को, केंद्र सरकार को हमें मुआवजा देना होगा, कंपनसेशन देना होगा जो इंडस वाटर ट्रीटी से जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि एनएचपीसी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने अपना जो लागत है वो पूरी कर ली है, उन सभी को जम्मू कश्मीर के नाम कर दिया जाना चाहिए। आज क्या जरूरत पड़ी महबूबा मुफ्ती को, जब उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को कि तुलबुल बैराज परियोजना को शुरू किया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पानी की जंग नहीं है, ना इंडस वाटर ट्रीटी से कोई लेना देना है, ना इनको सरोकार है कि तनावपूर्ण हालात बने हुए। सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी खोई हुई राजनीतिक भूमि को कैसे हासिल किया जाए, सिर्फ इसमें असल मकसद यही है शीतल। लेकिन विनोद जी, इस राजनीति के लिए ये बयानबाजी देना, ये क्या हमारी नीतियों को, हमारी पॉलिसीज को भी हल्का सा डैमेज करता है? दूसरी तरफ आप देखिए कि केंद्र सरकार अगर इस तरह का बड़ा फैसला लेती है कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम कैप्टन अवेज रखेंगे, तो उसमें अगर कोई सियासी दल उठकर के ये कहता है कि ये गलत है, तो हम अपनी ही सरकार की नीतियों के विपरीत चल रहे हैं। बिल्कुल। इट मीन्स, आप देखिए, उमर अब्दुल्ला की बात करें, ओवैसी की बात करें, इन्होंने कितना समर्थन दिया है। और उमर अब्दुल्ला आज भी कह रहे हैं कि मैं शुरू से इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ रहा हूं। कोई पिछले में गलती हुई हो, पास्ट में कोई गलती हो गई हो, उसको रेक्टिफाई करना, उसको दुरुस्त करना कोई बुरी बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने स्टैंड रखा है कि जो स्टैंड केंद्र सरकार ने लिया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल कैप्टन अवेज रखा जाए, मैं उसके साथ हूं। लेकिन महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इस तरह से जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, पानी को लेकर के कोई स्टेटमेंट या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मुझे ये आधारहीन लगती है। जी, जब डिप्लोमैटिक चैनल पर कूटनीतिक नजरिए से अगर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, तो फिर कुछ पार्टियों या कुछ नेताओं की तरफ से ये पाकिस्तान प्रेम को उजागर करना ये क्या जताता है? और आखिर कब तक जो एक पोलराइजेशन की भू है, जो एक स्मेल आ रही है,
वो कब तक चलेगी खास तौर पर, क्योंकि ये सीधा सीधा समझौता हो रहा है इन चीजों से। बिल्कुल, आप देखिए कि डिप्लोमेटिक वे में हमने ये स्टैंड लिया और एक शीतल दबाव भी बना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान का दबाव बना है कि इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल हमने रद्द किया हुआ है और ये तब तक रद्द रहेगी जब आतंकवाद खत्म नहीं होता। ये कल ही राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उन्होंने कहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस पे किसी भी सियासी जमात को अपने निजी मुफाद के लिए इंडस वाटर ट्रीटी पर किसी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देश का हौसला हमने बढ़ाना है, उसका मोराल बूस्ट करना है, ना कि जो देश द्वारा लिया गया फैसला है उस पर किसी तरह की टीका टिप्पणी करनी है। ये वही सियासी जमात हैं जो लगातार ये कहते रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी से हमारे 3 दरिया जो जम्मू कश्मीर से होकर के बहते हैं, जिसमें सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, उसका हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा है, उसका कंपनसेशन केंद्र सरकार। विनोद जी, ये कहना कि भाई पाकिस्तान को पानी नहीं रोका जाना चाहिए, किन भावनाओं को ये जोड़ा जा रहा है? जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था, उस समय जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक सुर एक आवाज में सभी ने आवाज उठाई थी, आतंकवाद के विरुद्ध में सरकार का समर्थन किया था, कैंडल मार्च किया था और पहली बार शायद देश में ऐसी तस्वीर बनी थी कि आतंकवाद के खिलाफ सभी लोग, सभी समुदाय के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ एक मंच पर आए थे। फिर इस तरह के बयान देकर कौन से सेंटिमेंट्स को जो है वो रिलेट किया जा रहा है? वेल शीतल, आपने ठीक कहा कि ये कश्मीर में इस तरह के सेंटिमेंट जो है, कश्मीर की राजनीति जो है भावनात्मक राजनीति है और ऐसे में इस तरह के मुद्दे वो अक्सर इस्तेमाल किया करते हैं और शायद वही लाइन आज महबूबा मुफ्ती ने टोकी है। ये तथाकथित मानवाधिकारों की भी बात करेंगे कि किसी का पानी रोकना ये मानवाधिकार हनन है, इस तरह की बातें भी करेंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके हमें उसी को स्टैंड करना चाहिए, उसी के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक संदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर हो, देश हो, भारत हो, इसमें सभी सियासी जमातें उस फैसले को लेकर के एकजुट है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद एक संदेश पूरे विश्व में ये चला गया है कि भारत कूटनीतिक रूप से कितना मजबूत, कितना सशक्त है और सभी एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे बयान देकर पाकिस्तान को एक जो मॉरल बूस्टर का एक तरीका है वो कुछ लोगों की तरफ से दिया जा रहा है, खास तौर पर अपनी सेंटिमेंटल जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसको चमकाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आतंक के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान लगातार जारी है और एसआई ने फिर से कश्मीर में ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के खिलाफ या फिर आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई हो रही है। बड़े पैमाने पर अभियान जारी है। जब से पहलगाम हमला हुआ है तब से कई परतें कश्मीर के अंदर खोली गई हैं, कई मददगारों को पकड़ा गया है और अभी भी अभियान जारी है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस अभियान को आगे चलाया जा रहा है। हम लगातार जिक्र करते हैं कि आतंकवाद से भी खतरनाक वो लोग हैं जो इस देश में बैठकर इस देश को खोखला कर रहे हैं, इस देश को कुरेद रहे हैं और इसी देश का नमक खाकर उसके बाद इस तरह की कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खतरा हैं इस देश के लिए आने वाले समय में और उन्हीं की वजह से, उन मददगारों की वजह से, उन जो OGWs हैं या जो स्लीपर सेल्स हैं, उन्हीं की वजह से हमारे देश के अंदर आतंकवादी आकर निहत्थे लोगों पर वार करके चले जाते हैं। सलीम वानी, ब्यूरो चीफ कश्मीर से हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं। सलीम, क्या अपडेट है इस वक्त? वहां पर एसआई की तरफ से लगातार जो है वो ताबड़तोड़ छापेमारियां की जा रही हैं, क्योंकि जब से पहलगाम में हमला हुआ है सलीम, तब से, हालांकि पहले से भी बहुत कार्रवाइयां हुई हैं, खासतौर पर धारा 370 हटने के बाद जो शिकंजा आतंकवादियों पर और उनके मददगारों पर कसा गया है वो हल्का सा अभी भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि ये बड़े जो घटनाएं हैं वो आतंकवादी आकर खुलकर अंजाम दे रहे हैं। अब कितना जरूरी है इन सब पर शिकंजा कसना, उन सभी लोगों को पकड़ना, उन सभी लोगों को गिरफ्त में करना जो अभी भी आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं?
देखो शीतल, अगर बात करेंगे ये पहलगाम के बाद, ये ऐसी ये भी है कि पहलगाम के बाद ये चीजें जो आज सुबह सुबह छापामारी हुई, कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, ये पहलगाम से पहले भी हो रहा था। पिछले 3-4 साल से एसआईए टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो काफी मुतहरिक हो गई है, और इस पिछले 3 साल से लगातार जब भी कोई ऐसा एफआईआर होता है, जब भी कोई ऐसा केस होता है, तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और यही जिक्र है कि आज जो सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल हो या सोपोर हो या नॉर्थ कश्मीर का सोपोर हो या हंदवारा हो या श्रीनगर हो, स्पेशली श्रीनगर में भी थोड़ी देर पहले भी कंटिन्यूअसली ये एसआई रेड्स पड़े थे। और आज सुबह मॉर्निंग में 8 बजे के करीब जो गांदरबल का इलाका है, वहां एक गुजरबल इलाका है, गांव गुजरबल का नाम ही है, उधर एक घर पे छापा पड़ा जो जनवरी में एक एफआईआर लॉन्च हुआ था एसआई के पास, जो एक जनरल एफआईआर में जिसमें कहेंगे कि काफी सारे जो सिम कार्ड्स मिले थे, बाकी सारे जो सिक्योरिटी एजेंसी को जो एसआई का टीम था उसमें उनको काफी शवाहिद मिले थे। उसी के सबब जो आज हंदवारा में, सोपोर में, श्रीनगर में, गांदरबल में जो एसआई ने रेड्स डाले हैं, उसी एफआईआर के बारे में जो स्टिम्स मिले हैं या बाकी सारे जो स्पेशली जो मिलिटेंसी के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, उनके ऊपर जो शवाहिदीन है उनके घरों के ऊपर छापे डाले गए। और यही कारण है कि आज सुबह से ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। श्रीनगर में बेशक आधा घंटा पहले भी ये कुछ सूत्रों के मुताबिक भी चल रहा था कि श्रीनगर के बेशतर पार्ट्स में ये छापे चल रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन खबरें चल ये रहा भी है। है कि कुछ वहां पर टेक्निकल जो उपकरण होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन्हें वहां से जब्त किया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां पर जब्त किए गए हैं। क्या डॉक्यूमेंट्स है अभी तक जो प्राथमिक जांच हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? देखो शीतल, जो आपका सवाल है, ये जो आपने देखा कि कुछ दिन पहले जो एडवाइजरी भी आई मीडिया के हो, ये कि आप वो चीज शेयर नहीं कर सकते हो या सिक्योरिटी ऑफिसर्स हमारे साथ वो चीज शेयर नहीं कर सकते हैं कि जो डिस्क्लोज हो जाए, जो मीडिया में डिस्क्लोज हो जाए। ये कुछ चीजें होते हैं कि जो सीक्रेट होती हैं, लेकिन हमको जो बेसिक न्यूज होते हैं, जैसे कल बडगाम में आपने देखा, मागम में जो मागम इलाका है, 3 OGWs को वहां पे अरेस्ट किया है। उसके बाद उनको तब तक हिरासत में रखा जाता है, उनको तब तक कोई चीज मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जाता जब तक केस को पूरी तरह से कंक्लूड किया नहीं। इसी तरह जो जनवरी में एफआईआर लॉन्च हुआ है, आज तक बहुत सारे जो सोशल मीडिया हो या बहुत सारे जो फैक न्यूज आते हैं कि ऐसे चीजें मिले, लेकिन ऐनी शवाहिदीन या ऑफिसर्स के पास जब ये चीजें सवाल करते हैं मीडिया वाले, तो यही चीज आपने देखा कल आईजीपी कश्मीर ने ट्रायल में यही कहा कि कुछ चीजें होते हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं जब तक ये केस कंक्लूड ना हो। यही कारण होता है कि आप रूमर्स या फेक न्यूज पे भरोसा मत कीजिए, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे कोई मेन जो प्रूफ्स होते हैं वो सिक्योरिटी अफसरान के अपने पास रहते हैं और तब तक वो शेयर नहीं कर सकते जब तक चार्जशीट नहीं होता है, जब तक वो केस कंक्लूड नहीं होता है, तब तक ये सारे चीज सीक्रेट्स रहते हैं। लेकिन जो चीजें जैसे आज नॉर्थ कश्मीर के हंदवारा में रेड पड़ा, वहां पे गाड़ियां आई, गांदरबल में रेड पड़ा, वहां पे गाड़ियां आई, एसआई का टीम और कंसर्न पुलिस स्टेशन की पार्टी आई, वो चीजें जो बाहर से पता चलती है उस चीज को हम कवर कर सकते हैं। जो अंदर क्या होता है ये किसी भी मीडिया, जाहिर सी बात है, उन्हें डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। सलीम, ये बताइएगा, ये जो अभी कार्रवाई हो रही है, छापेमारियां हो रही हैं, इसका दायरा क्या आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है, खास तौर पर पहलगाम हमले के बाद? क्योंकि पहले से ही ये लगातार चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से एक्सेलरेट किया गया है, क्या ये ताबड़तोड़ छापेमारियां आगे भी इसी तरह से देखी जाएंगी और कितना जरूरी है? देखो शीतल, 3 साल पहले मैंने पहले भी बोला कि एसआई टीम या जम्मू कश्मीर पुलिस हो या पीसी जो होता है पुलिस का अंडर, जो बाकी दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो पिछले 4-5 साल से आपने देखा कश्मीर में कितने मुतारिक है, कितने छापामारी हो रही है, कितनी बाकी चीजें हो रही है। लेकिन पहलगाम के बाद जो चीजें कश्मीर में दिखने को मिल रही है कि हर जगह आपने देखा कि पुलिस स्टेशन से लेकर संतरी से लेकर मंत्री तक हर कोई इंसान ग्राउंड पे है, LRP चल रहे हैं, पूरे जंगलों को सर्च चल रहा है, पूरे गांव में सर्च चलते हैं, जिनके एफआईआर लॉन्च हुए हैं, पहले जिनको अरेस्ट किया गया था, जिनके थाने में नाम है, उनको सर्च चल रहे हैं घर में। हर किसी को घर ये चीज है कि भैया आप मॉनिटरिंग पूरी तरह से, चाहे 10 साल पहले केस हो, चाहे 15 साल पहले केस हो, उसको भी इस टाइम इन्वेस्टिगेशन के लिए थाने में बुलाया जाता है या सिक्योरिटी एजेंसीज के पास बुलाया जाता है। हर किसी चीज को इस टाइम मॉनिटरिंग चलती है और ठीक ठाक से चलती है। आने वाले दिनों में एज पर सिक्योरिटी ब्रीफ्स ये चीजें नहीं रुकेंगे, अब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलीम, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। ब्यूरो चीफ कश्मीर से हमारे साथ बने हुए थे और इन कार्रवाई को लेकर जानकारी बता रहे थे। इसका दायरा जाहिर सी बात है बढ़ेगा और कई लोगों पर गाज गिर सकती है। ये ताबड़तोड़ छापेमारियां फिलहाल एसआई की तरफ से जारी हैं। इधर डोडा की तरफ बढ़ेंगे तो डोडा में वीपीएन इस्तेमाल करने वालों पर जबरदस्त कार्रवाई हो रही है, क्रैकडाउन जारी है। देखिए, डोडा में वीपीएन को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी की थी और अब उस पर क्रैकडाउन भी देखने को मिल रहा है। पुलिस ने वीपीएन इस्तेमाल करने वालों की गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लीगल तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और डोडा में सुरक्षा कारणों से 2 मई को वीपीएन बैन किया गया था। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसे बैन किया गया था। ये प्राइवेट नेटवर्क है और क्योंकि ये बहुत सारी जो कलेक्टिव डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है उसको लीक कर सकता है, इस वजह से इस पर बैन लगाया गया था। क्योंकि ये बाहरी नेटवर्क है, इस नेटवर्क का भारत से कोई लेना देना नहीं है, ये नेटवर्क बाहरी है और ये नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली सीधे तौर पर किसी के फ़ोन से कनेक्ट होता है या बाकी अन्य चीज़ें जो भी इसका प्रोसेस होता है। क्योंकि इसमें लोग इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें साइबर जो क्राइम हो रहा है या साइबर जो हैकिंग हो रही है, अटैक हो रहा है, उसका हिस्सा बन सकता है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती हैं। ये तमाम वजहें हैं जिसको लेकर ये इसको बैन किया गया था। विकास मरास हमारे साथ जुड़े हुए। विकास, वीपीएन को बैन किया था और उसके बाद भी क्या कोई गतिविधियां हुई हैं इसके जरिए जिस पर वहां पर क्रैकडाउन चल रहा है? देखिए, पहलगाम आतंकवादी हमला होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने वीपीएन को यहां पर पाबंदी कर दी थी। 2 मई को इस तरह का ऑर्डर जारी किया था। उसके बाद ऑपरेशन संदूर भी होता है, लेकिन यहाँ के लोगों को समझाया गया था कि वीपीएन इस्तेमाल ना कीजिए, जिसकी वजह से हमारी सिक्योरिटी की कई चीजें लीक हो सकती है या बहुत सारे इस तरह की फॉल्स चीजें जो व्हाट्सएप पर चल रही हैं या इस तरह की कोई भी थ्रेट हमारे देश के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो सकती है। इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 महीने की पाबंदी लगाई थी, लेकिन फिर भी कई लोग जो है इसका वायलेशन कर रहे हैं। और जिस तरह से डोडा पुलिस ने जानकारी दी है कि कई लोगों को डोडा के कई हिस्सों से पकड़ा गया है और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो इसके बीच में आएंगे उन तमाम लोगों के ऊपर लीगल एक्शन भी किया जाएगा। क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के खिलाफ जो भी इस तरह का कोई प्रोपोगंडा फैलाएगा या यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट या इस तरह की कोई भी हैक करेगा, क्योंकि देखिए वीपीएन इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो यानी जो भी यहाँ से पाबंदी दी गई थी, चाहे फिर पाकिस्तान बेस्ड चैनल है या फिर यूट्यूब चैनल है, तमाम चैनल को बंद कर दिया था इंडिया के अंदर। वो उसके अंदर ये तमाम चीजें देख सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, यहाँ से डाटा भेज सकते हैं, जिसके जरिए जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कोई खबर नहीं होगी, यहाँ की साइबर सेल को कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि आतंकवादी भी इस तरह का इस्तेमाल वीपीएन को करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बाहरी नेटवर्क है और ये बहुत अनसिक्योर्ड है और यही वजह है कि इसका डेटा जो है वो लीक होने की पूरी संभावना है। लेकिन विकास, जिन लोगों पर कार्रवाई की है जैसे आप कह रहे हैं, क्या नामजद कार्रवाई है और उन्हें अगर वो चला रहे हैं तो किस मंशा के साथ चला रहे हैं? क्या उनके पास जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, या फिर जानबूझकर उसे चलाया जा रहा है किसी गतिविधि के लिए? देखिए शीतल, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई लोग ओजीडब्ल्यू का काम करते हैं, जो अंडरग्राउंड काम करते हैं पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट के लिए, और ऐसे में कई लोग इस तरह से पकड़े भी गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है उन्हीं में से कुछ लोगों को पकड़ा गया हो, लेकिन बड़ी कामयाबी और यहाँ के मुबारक की पात्र बनती है साइबर सेल डोडा, जो डोडा पुलिस इस तरह से इन तमाम लोगों के ऊपर शिकंजा कसी हुई है और इस तरह से इनको पकड़ा जा रहा है और इनका पर्दा भी फाश किया जा रहा है। फिलहाल जो मेरी डोडा पुलिस से बात हुई, उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा हम आपको नहीं शेयर कर सकते सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से साइबर थ्रेट मिल रहा था, लगातार इस तरह की चीजें जो भी गतिविधि डोडा के अंदर या फिर यहाँ की सिक्योरिटी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करती है, वो तमाम डाटा यहाँ से दूसरे देश को भेजना, ये तमाम चीजें तो हो सकता है आने वाले समय में इन तमाम लोगों को हिरासत में लेकर जेल भी भेजा जा सकता है और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये जानकारी साझा करने के लिए। वीपीएन को लेकर साइबर पुलिस या जो साइबर सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से इस वक्त निगरानी बनाई हुई है और किसी भी प्रकार से डेटा को लीक नहीं करने दिया जाएगा, इसको लेकर फिलहाल कार्रवाई भी चल रही है। इधर सांबा की तरफ बढ़ेंगे तो सांबा बार एसोसिएशन के आज चुनाव हो रहे हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनावी प्रक्रिया लगातार जारी है। 5 पदों के लिए 11 उम्मीदवार
आजमा रहे हैं अपना भाग्य, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोपहर 3 बजे वोटिंग खत्म होगी और शाम को नतीजे निकलकर सामने आएंगे। सांबा बार एसोसिएशन के ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, और इसमें देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है। तस्वीरों में आप खुद देख रहे होंगे 5 पदों के लिए 11 उम्मीदवार इसमें भाग्य आजमा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सांबा की देख रहे हैं, जिसमें वकीलों का ये पूरा जो एक एसोसिएशन होता है, बार एसोसिएशन होता है, इसमें तमाम वकील अपनी वोटिंग करते हैं। और 5 पदों के लिए कुल मिलाकर 5 पद हैं, जिसमें 11 उम्मीदवार नजर आएंगे और 11 उम्मीदवारों के बीच ये कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसमें कौन ऐसे 5 लोग होंगे जिनकी नियुक्ति होगी वोटिंग के जरिए और जिन्हें मौका दिया जाएगा इस बार एसोसिएशन को संभालने का, उसको आगे काम कराने का। दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होनी है, उसके बाद शाम तक नतीजे भी निकलकर सामने आएंगे। तो ऋषि खजूरिया सांबा से हमारे साथ हमारे संवाददाता फिलहाल जुड़ रहे हैं, उनसे भी अभी वर्तमान में क्या सिचुएशन है वहां पे और किस तरह से वोटिंग हो रही है उसको लेकर जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें फिलहाल ये वोटिंग चल रही है। ऋषि हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। ऋषि, आज जब बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं, किस तरह से ये चुनावी प्रक्रिया हो रही है और सुरक्षा व्यवस्था के क्या वहां पर जो दृश्य हैं वो नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें शीतल की आज सांबा बार एसोसिएशन की जो इलेक्शन है वो लगातार जारी है। सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और ये 4 बजे तक जो वोटिंग प्रोसेस है ये चलेगा और उसके बाद 5 बजे बताया जा रहा है कि काउंटिंग जो वो शुरू हो जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी जो वो बिल्कुल जो वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर काफी चहल पहल देखी जा रही है तमाम वोकलांस के बीच में, जिसमें लगातार एक उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि नई टीम का आज ऐलान होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 5 पदों के लिए जो चुनाव है ये बार एसोसिएशन का चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 2 उम्मीदवार जो वो चुनावी मैदान में, जिसमें एक नाम अजय सिंह चाड़क है और दूसरा मनदीप सिंह है। इसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर 3 नाम है, संदीपा कुमारी है, अमरीत सिंह सलातिया है, राहुल शर्मा है। इसी के साथ सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए यहाँ पर हितेश शर्मा और मुनीश वैद हैं। वहीं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए सतीश कुमार हैं, सतीश कुमार विद्रोही हैं और अनिकेत वैद हैं। वहीं आखिर में कैशियर पोस्ट के लिए यहाँ पर नीतीश सिंह और नीरज सदोत्रा, ये 5 पदों के लिए जो 11 नाम है ये सामने आए हैं। अब देखना है कि कौन यहाँ पर जीतकर सामने आता है और किस नई टीम का आज ऐलान जो वो हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अक्सर देखा है कि जब भी यहाँ पर चुनाव हुआ है तो उसको लेकर लगातार एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए जो वो बात हुई है, एडवोकेट फेडरलिटी जो है उसके लिए, उसके वेलफेयर के लिए बात हुई है। खासतौर पर जब भी हमने कुछ संघर्ष होता देखा है तो आपने देखा कि किस तरह से जम्मू बार एसोसिएशन की बात करें तो उसी के तर्ज पर सांबा बार एसोसिएशन भी यहाँ पर सांबा के तमाम जो बर्निंग इश्यूज है उसे उठाती है और कई बार सड़कों पर आती है। यहाँ पर प्रशासन का साथ देने की बात आती है, प्रशासन के साथ कुछ मुद्दों के ऊपर बात करने की बात हो तो उसमें भी लगातार इंटरवेन किया है। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करें तो कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो काफी बड़े रूप में डेवलप हुआ है। वही अगर बात करें तो यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट का यहाँ पर जो वो पिछले दिनों में आपने देखा कि यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट की भी सांबा में शुरुआत हुई, इससे पहले कठुआ जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं नई टीम जो भी आती है उनका एक उद्देश्य रहता है कि तमाम इस तरह के मुद्दे जो रहते हैं उसके ऊपर काम जो वो जरूर करना है। अब जिस तरह से वोटिंग लगातार इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सांबा में जारी है, मैं इस समय भी यहाँ पर मौजूद हूँ और अब जो ये जो तमाम नाम मैंने आपको बताए हैं तो वोटिंग चल रही है और अभी 4 बजे तक जब वोटिंग चलेगी उसके बाद कौन ऐसा दावेदार है, कौन ऐसा सबसे मजबूत दावेदार है जो रेस में सबसे आगे हो सकता है, जिसके नेतृत्व पर सभी लोगों को भरोसा हो सकता है? और दूसरी बात आपने कही कि बार एसोसिएशन अपने वेलफेयर के लिए हमेशा सड़कों पर उतरकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि कभी कभार अपने समाज के लिए या समाज के आसपास जो भी चीजें होती हैं उसको लेकर भी वो आवाज उठाते हैं। तो जाहिर सी बात एक मजबूत नेतृत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कौन ऐसा चेहरा है जो सबसे आगे नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मजबूत चेहरा होना जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपने हकों की बात करनी है, जो लोगों को न्याय दिलाना है तो उसमें आपको जो वो एक अच्छी टीम का जो वो मैदान में होना जरूरी है। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है एडवोकेट मनदीप सिंह और एडवोकेट अजय सिंह चाड़क के बीच में। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो एडवोकेट मनदीप सिंह है वो पहले भी यहाँ पर जो है वो प्रधान रह चुके हैं, लेकिन आज उनके लिए ये जो कड़ा मुकाबला भी हो सकता है क्योंकि जो नए इनके जो अपोजिशन है वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे हैं, अजय सिंह चाड़क।
तो ये काफी अहम मुकाबला जो है वो होने वाला है। नेक टू नेक यहाँ फाइट होने की जो संभावना है वो लगातार जताई जा रही है। लगातार वोटिंग जिस तरह से तमाम वोट जो वो एडवोकेट्स अपना कास्ट कर रहे हैं, तो कुछ ही देर में तमाम पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। देखिए अभी 1 बजे का समय हो रहा है और अभी 4 बजे तक ये वोटिंग चलनी है, तो 4 बजे के बाद जो वो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ही कांटे की टक्कर है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए हो, पोस्ट सेक्रेटरी की हो, जॉइंट सेक्रेटरी को या फिर कैशियर को हो, तमाम अहम पोस्ट हैं और तमाम इन अहम पोस्ट के लिए जो अहम मुकाबला है, इसमें जो कांटे की टक्कर जो वो होने वाली है और लगातार ऐसा ही अंदाजा लगाया जा रहा है। तो तमाम चीजें जो वो क्लियर होंगी, पिक्चर क्लियर होगी और 5 बजे के आसपास जो वो नई टीम का ऐलान हो जाएगा, जब नई टीम का जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन कौन यहाँ पर जीत कर आया। तो उम्मीद है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जिसके ऊपर मोहर लगती है और वो नया चेहरा होंगे सांबा बार एसोसिएशन का। बिल्कुल ऋषि, सब लोग जानते हैं कि वकीलों का क्या पूरा एक रोल, एक भूमिका सोसाइटी में होती है, खास तौर पर लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। ये जो नई टीम चुनकर आएगी, इसका विजन क्या होगा? क्या इसके कोई एस्पेक्ट पहले निकलकर सामने आए हैं? देखिए, नई टीम का यहाँ पर मैं यही कह सकता हूँ कि जो तमाम चीजें जैसे मैंने आपको कही कि वेलफेयर के लिए बात होगी या लोगों को न्याय दिलाने की बात होगी या सांबा के कुछ अहम मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करने की जब बात आती है, तो हमने अक्सर देखा है जो भी टीम आई है इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे चली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं सांबा बार एसोसिएशन के, जो कि अभी इस समय इलेक्शन प्रोसेस में वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, अजय गुप्ता एडवोकेट हैं, सिद्धार्थ पटानिया है, संदीप भारती हैं, तानिया परगाल है, विशाल डोगरा है। तो ये टीम है जो अभी जिनका आज कार्यकाल जो समाप्त हो जाएगा, नई टीम का ऐलान होगा, तो हमेशा वेलफेयर के लिए बात होगी, इस तरह की उम्मीद करते हैं। और लोगों को जब न्याय दिलाने की बात आती है तो उम्मीद करेंगे नई टीम भी इसमें काम करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि बार से ज्वाइन होने के लिए। आज बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं, शाम तक नतीजा आने की पूरी उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।